जय हिंद दोस्तों। ग्रामर की वीडियो को मैंने थोड़ा देर से लाया, उसका कारण यह था दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता था दोस्तों कि आपको कुछ भी जल्दबाजी में दे दूं और आपको रटना पड़े, क्योंकि मैं हर बार एक बेहतरीन ट्रिक के साथ हर एक चीज को सिखाया हूं। तो मैंने चाहा कि इसको भी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ बनाया जाए ताकि आपको ग्रामर भी तैयार करने में आसानी हो जाए दोस्तों। जैसा कि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स और हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसको कम मेहनत में किस तरह से आप तैयार करोगे, आपको ये बताने वाला हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो में यह भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से होमोफोन्स, कौन कौन से एंटोनिम, सिनोनिम इंपॉर्टेंट होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग एंटोनिम को समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए एंटोनिम का मतलब क्या होता है। एंटोनिम का मतलब होता है एक तरह से विलोम शब्द। अब विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे देखिए, विलोम शब्द का अर्थ होता है जैसे दिन है तो दिन का उल्टा क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। विलोम का मतलब उल्टा ही होता है ना। जैसे कोई खुश है तो खुश का उल्टा क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो हिंदी तो बड़ा आसानी से बन जाता है। लेकिन एंटोनिम बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए कि एंटोनिम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो डिग्री वर्ड वाले क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब आप कहेंगे डिग्री वर्ड का मतलब क्या होता है सर? डिग्री वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को एक पैटर्न, एक सीक्वेंस में लिखना। जैसे आपको अगर मैं कहूं कि गिनती की संख्या लिखो, तो आप, जैसे मैं आपसे कहूं कि गिनती की संख्या लिखो, तो पहले क्या लिखोगे, एक लिखोगे, फिर एक के बाद क्या लिखोगे, दो लिखोगे, फिर तीन लिखोगे। क्या तीन के बाद डायरेक्ट सात लिख दोगे, या फिर चार, पांच, छह, फिर सात लिखोगे? तो जाहिर सी बात है सीक्वेंस में लिखोगे। समझ आई मेरी बातें? आपको कोई बोले कि सॉलिड है और लिक्विड है और गैस है, तो इसको सीक्वेंस में लिखना होगा। तो सॉलिड के बाद फिर लिक्विड लिखोगे, लिक्विड के बाद भी गैस लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे कि नहीं? या फिर ऐसे लिख दोगे सॉलिड फिर गैस फिर लिक्विड? नहीं ना, आप सीक्वेंस बना करके लिखोगे, एक पैटर्न में लिखोगे ना। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे आप देखो, गुड का मतलब अच्छा हो गया, बेटर का मतलब उससे ज्यादा अच्छा हो गया, और बेस्ट का मतलब और ज्यादा अच्छा हो गया। तो ये सीक्वेंस है कि नहीं, एक पैटर्न है कि नहीं? समझ आई मेरी बातें? जैसे थोड़ा सा कोई अच्छा है तो नहीं बोलते गुड, और थोड़ा सा और अच्छा लग जाता है तो बोलते ना वेरी गुड, उससे भी ज्यादा अच्छा लग जाता है तो बोलते ना एक्सीलेंट। तो एक सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं? तो डिग्री वर्ड पे जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन एंटोनिम में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, एंटोनिम में क्या दिया है कि द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, यानी बेटर का इसमें से कौन सा एंटोनिम होगा। तो आप अगर एंटोनिम के बारे में जान रहे हो कि एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, विलोम यानी उल्टा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जल्दबाजी में आपके दिमाग में आएगा यार बेटर का मतलब तो अच्छा होता है, तो अच्छा का उल्टा क्या होगा, बुरा, बुरा यानी बैड, तुरंत टिक लगा दोगे बैड पे, जबकि ये गलत हो जाएगा। वो जानबूझ के ऐसा दिया रहेगा ताकि आप फंस सको उस जाल में। डिग्री वर्ड में ऐसा ही होता है। इसलिए डिग्री वर्ड में कुछ सीक्वेंस अगर समझ गए, तो आप सोचो यहाँ पे अगर दिख रहा है कि गुड का बैड होता है, बेटर का वर्स होता है, बेस्ट का वर्स्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, यानी एक डिग्री वर्ड अगर अच्छे से तैयार करते हो तो छह एंटोनिम तैयार हो जाते हैं। कैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे बेटर जब तुम्हें पूछा जाएगा एंटोनिम, तो बेटर का क्या होता है सीक्वेंस में देखो, तुम अगर बैड लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैड किसके लिए है, गुड के लिए है। सीक्वेंस होता है गुड, फिर उसके बाद बेटर, बेटर के बाद बेस्ट। गुड अगर आपको दिया होता, अब पूछा जाता उसका एंटोनिम, तब आप बैड पे टिक लगाते। समझ आई मेरी बातें? यहाँ क्या दिया है, बेटर दिया है, तो बेटर दिया है तो आप वर्स पे टिक लगाओगे। किस पे लगाओगे, वर्स पे। तो ए सही ना होकर के ए सही होगा। समझ आई मेरी बातें? अब यहीं पे आपको उल्टा करके दे सकता था, हो सकता है कि यहाँ पे आपको बेटर के जगह पे यही वर्स दे देता यहाँ पे। समझ आई? बेटर की जगह पे यहाँ वर्थ दे देता और आपको अंदर में बेटर का ऑप्शन दे देता, तो आपको बेटर पे टिक लगाना पड़ता। समझ आई मेरी बात है? या फिर हो सकता है वर्ष दे देता है यहाँ पे, क्या दे देता, वर्ष दे देता। अब जब वर्ष दे देता तो आपको बेस्ट पे टिक लगाना होता। समझ आई मेरी बातें? तो ये डिग्री वर्ड आपको ध्यान में रहना चाहिए। डिग्री वर्ड का मतलब होता है कि आप सीक्वेंस में याद रखना, सीक्वेंस में अगर तैयार करोगे तो एंटोनिम में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो क्लियर हुआ एंटोनिम क्या होता है, ये भी बता दिया, किस तरह सवाल पूछा जाता है ये भी बता दिया, और आपको डिग्री वर्ड कैसे, डिग्री वर्ड का मतलब क्या होता है ये भी बता दिया, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया। अब आगे एक और देता हूँ एग्जाम्पल आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो अगला क्या है, द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। अब मॉडर्न है। अब स्टूडेंट को पता है कि एंटोनिम का मतलब उल्टा होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट मॉडर्न की जगह पे उल्टा क्या कर देंगे, ओल्ड पे टिक लगा देंगे, क्योंकि मॉडर्न का मतलब नया वो समझेंगे और ओल्ड का मतलब पुराना, तो मॉडर्न का ओल्ड लगा देंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे फिर से डिग्री वर्ड यूज हो रहा है। ओल्ड तब यूज होता है जब न्यू शब्द का प्रयोग हो, और मॉडर्न देगा तो मॉडर्न का क्या होता है, एसिएंट होता है। क्या होता है, एंसिएंट होता है। तो अब बताइए, आप मॉडर्न देगा तो ओल्ड पे टिक लगाओगे या एंसिएंट पे टिक लगाओगे? तो जाहिर सी बात है एंसिएंट पे टिक लगाओगे। किस पे टिक लगाओगे, एंसिएंट पे। तो ओल्ड काट दोगे। ओल्ड पे कब टिक लगाओगे, जब यहाँ क्या दिया रहेगा, न्यू दिया रहेगा। न्यू दिया रहे तब ओल्ड लगाना, या फिर यहाँ ओल्ड दिया रहे तो न्यू पे टिक लगाना। यहाँ मॉडर्न दिया है तो एंसिएंट पे टिक लगाओगे, या फिर यहाँ एंसिएंट दिया रहता तो किस पे टिक लगाते, मॉडर्न पे। अब बताओ, मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है? जैसे यहाँ अगला देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, द एंटोनिम ऑफ अराइवल। ठीक है, अब अराइवल का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अराइवल का मतलब क्या होता है, अराइवल का मतलब होता है आगमन, आगमन।
अब अराइवल का मतलब आगमन, कोई आ रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा, जागमन यानी जाओ, समझ रहे हो, यानी जाने वाला। यानी आगमन का मतलब आओ, भागमन का मतलब जाओ, मतलब प्रस्थान करो, जाओ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब बताओ, यहाँ पे क्या दिया है, राइवल दिया है। तो यहाँ पे देखो एकदम मिलता जुलता वर्ड जानबूझ करके डाल दिया ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, जबकि ये बिल्कुल नहीं है। अब जैसे यहाँ मिलता जुलता एकदम वर्ड दिख रहा है, तो ज्यादातर क्या करेंगे लोग, अरे अराइवल है, राइवल का क्या होगा, राइवल होगा, अपने से बुद्धि लगाना शुरू कर देंगे, और क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। जबकि राइवल का अर्थ होता है दुश्मनी, दुश्मनी। क्या होता है दोस्तों, दुश्मनी होता है। क्या होता है बच्चा, दुश्मनी होता है। अब बताइए, अब दूर दूर तक लेना देना नहीं है, आगमन का उल्टा दुश्मनी थोड़ी होगा, आगमन का मतलब आ रहा है कोई, तो इसका उल्टा क्या होगा, जाने वाला होगा ना, कि प्रस्थान करो। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं होगा, फंसाने के लिए दिया। अब यहाँ पे अराइवल दिया है, तो यहाँ सर्वाइवल डाल दिया। अब सर्वाइवल का मतलब तो आप जानते हो, डिस्कवरी देखा होगा, डिस्कवरी में मैन वर्सेस द वाइल्ड होता है ना, अपने आप को सर्वाइव करने के जंगल में चला जाता है 7 दिन के लिए, और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाता रहता है, कुछ ना कुछ खाता रहता है, सांप गोजर। समझ आई मेरी बातें। तो यहाँ पे क्या है, सर्वाइवल तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, या तो उत्तर उत्तर जीविता कह सकते हो इसे, या फिर जीवित रहने के लिए जो कर रहा हो। समझ आई मेरी बातें। अब आता है डिपार्चर। डिपार्चर का अर्थ होता है प्रस्थान, प्रस्थान। और आपका रप्चर का अर्थ होता है फटना, फटना। अब बताओ, कोई चीज फट रहा है, तो आगमन से क्या लेना देना है, लेकिन आगमन से लेना देना प्रस्थान का है। आगमन से लेना देना किसका है, प्रस्थान का है। प्रस्थान का मतलब होता है, नहीं कहते हैं हम लोग, अब आप प्रस्थान कर सकते हैं, यानी अब आप जा सकते हैं, कहने का मतलब समझ रहे हो ना। तो कितना इजी है, एंटोनिम बहुत ही मजेदार चीज है, अगर अच्छे से आप समझोगे तो, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आया, एंटोनिम आपको एकदम अच्छे से फील हो गया कि आपको तैयारी कैसे करना है, ठीक है। अब आती है बारी कि सर कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, कौन कौन सा तैयारी करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10-12 ठो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टिक लगा दिया है, इसे आप तैयार कर लोगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इसी में से रिपीट करेगा, इतना आप तैयार कर लोगे, पक्का ना, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो अब हम चलते हैं दोस्तों सेनोनिम की तरफ। अब सेनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे पानी का पर्यायवाची शब्द बहुत सारा होता है ना, नल होता है, नीर होता है, इस तरह की चीजें, ठीक ना। तो उसी तरह क्या कहते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी में कुछ वर्ड दिया होगा, उसका पर्यायवाची आपको लिखना होता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको टिक लगा करके, जैसे यहाँ पे मैं, आप देख सकते हो 5 ठो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची आपको यहाँ पे लिखा हो, इसके अलावा भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एस्ट्रोनिजमेंट दिया है, यानी अचंभा। अचंभा इसका क्या होता है, या तो अमेजमेंट होगा, या तो वंडर होगा, या तो मार्वल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उनमें से इन तीनों में से कोई ना कोई एक ठो पक्का मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब भाग्य। अब भाग्य जब आ जाएगा, तो इसका क्या होगा, आपको टिक आउट में या तो ए मिल जाएगा, या तो ए मिल जाएगा, या तो ए मिल जाएगा, या तो आपको फॉर्च्यून मिल जाएगा, या तो फैट मिल जाएगा, या तो आपको लक मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी देखिए, टिक मार देना, ठीक है आपको। अब जैसे कि तीसरा देख सकते हो डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। परिश्रमी का या तो लेबरस दिख जाएगा, या तो इंडस्ट्रियस दिख जाएगा, या तो हार्ड वर्किंग दिख जाएगा। जैसे चौथा देख सकते हो कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आपको डिस्प्यूट दिख जाएगा, या तो कंटेंशन दिख जाएगा, या तो आपको क्यूरल दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, तो नष्ट करने को डिमोलिश भी कहते हैं, डिमोलिश करना यानी नष्ट करना, ठीक है। रेज भी कहते हैं, या फिर पुल डाउन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर बता रहा हूँ, कोई भी आपको फालतू का नहीं दिखेगा, जितना भी दिखेगा सारे वायरल, सारे ट्रेंडिंग सेनोनिम है। समझ आई मेरी बातें। तो ये 5 तो आप तैयार करोगे ही करोगे। यहाँ पे आपको टिक लगा हुआ कुछ दिख रहा है, इसे भी आप तैयार कर लोगे, तो आपका चिंता खत्म हो जाएगा, एंटोनिम और सेनोनिम का आ जाएगा, इसमें से आपका बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जब दोस्तों सेनोनिम आपका क्लियर हो जाएगा, तो अब उसके बाद आप समझेंगे होमोफोन्स। अब होमोफोन्स क्या होता है, देखो जैसे आपने आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, स्पेलिंग अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, नो। नो का मतलब नहीं होता है, और यहाँ पे के या नो डब्लू यानी नो, इसे भी नो कहते हैं, सुनने में देखो सेम आ रहा है, नो। नो का मतलब नहीं, के या नो डब्लू नो, इसका भी सुनने में नो ही आ रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। नो का मतलब नहीं होता है, के या नो डब्लू नो का मतलब होता है जानना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस तरह से आपको एग्जाम में क्या दिया रहेगा, कि इस तरह से आपको दिया रहेगा, जैसे नो दे देगा, ऐसे स्लैश करके दे देगा, के एन ओ डब्लू, ठीक है। अब कहेगा कि इनका इस्तेमाल करके 2 प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मीनिंगफुल यानी जिसका कोई मतलब भी हो,
ऐसे जिसका कोई मतलब भी हो, ऐसा नहीं कि जिसका सर पैर कुछ भी ना हो कुछ भी बना दे, ऐसा नहीं है। उसी तरह एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे वेट, वेट का मतलब इंतजार करना होता है, WAIT रहेगा तो वेट होगा, और यहीं पे WEGST हो जाएगा तो वेट यानी वजन हो जाएगा, और सुनने में दोनों सेम लगेगा। आप चाहे वेट बोलो या वेट बोलो, दोनों का मतलब एक ही होगा, सुनने में उच्चारण जब करोगे तो एक जैसा सुनाई देगा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, दोनों की स्पेलिंग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो ऐसे वर्ड दे दिए जाएंगे, आपको दो ऐसे वेट और वेट ऐसे लिख करके दो वर्ड दे दिए जाएंगे, और इनका अलग अलग दो सेंटेंस बनाना होगा। जैसे वेट है तो वेट का क्या हो जाएगा, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो वेट इस्तेमाल हुआ कि नहीं इस सेंटेंस में, और प्रॉपर अच्छा सेंटेंस भी है। उसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा है दिस बॉक्स, यानी कोई एक बॉक्स है, दिस बॉक्स हैज 50 kg वेट, उस बॉक्स का कितना वेट है 50 kg है, ते भी यहाँ पे वेट इस्तेमाल हो गया और प्रॉपर एक सेंटेंस भी बना दिया। तो इतना नॉर्मल सी चीज करने में आपको 2 मार्क्स, इतना नॉर्मल सा चीज करने पे 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। सोच के देखो, आप 12th क्लास के हो, इतनी सिंपल सी चीजें तो आप आराम से कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ठीक है हम कर तो सकते हैं, लेकिन ये भी तो पता चले सर कि कौन से वायरल है, कौन कौन से कम मुझे तैयार होने चाहिए जिसपे मैं काम कर सकूं जाके घर पे, जिसपे मैं प्रैक्टिस कर सकूं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ टिक लगा दिया है, इसे आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें से कोई ना कोई आपका पक्का पूछा जा सकता है। और इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको आइडिया इतना मिल जाएगा ना कि आपको थोड़ा बहुत चेंज करके भी दे देगा ना, तो भी आप बना लोगे, ये मैं दावा करता हूं, 100% बना लोगे। बस आपको फॉलो करना है, जैसे बता रहा हूं, जिस ट्रिक को बता रहा हूं उसे आप फॉलो करो। रटा नहीं रहा हूं, एक एक चीजों को समझा रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हर टॉपिक आप तक सही तरीके से पहुंचे, आप किसी भी टॉपिक को रटने ना पाओ, पूरी कोशिश मेरी ये होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया या नहीं? यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो सबसे बड़ा टेंशन हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए होता है स्टूडेंटों का, क्योंकि ये 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कितना मार्क्स का पूछा जाता है, 7 मार्क्स का। अब आप कोई भी क्वेश्चन बैंक खोलोगे इंग्लिश का, चाहे कोई भी मास्टरमाइंड आप खरीद लो, वहां पे देखोगे हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए 20-30 आपको दिया रहेगा पैराग्राफ। तो कितना आप याद करोगे, कितना रटोगे? रट के कभी नहीं कर पाओगे ट्रांसलेट। आप जो रट रहे हो कोई जरूरी है को आएगा, रटने से नहीं होगा। जितना आप रटने में समय दोगे ना, उतना मेरे ट्रिक को समझ जाओगे ना, उतना ट्रिक पे काम कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, जो ट्रिक बताऊंगा अभी मैं यहाँ पे, जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसे अगर आप अच्छे से फॉलो कर लो, उसे अच्छे से फॉलो कर लो। फॉलो करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 2024-2025 में पूछे गए हो, थीम पकड़ो, किस तरह का वो पूछता है, किस तरह का वो देता है, किस तरह का प्रश्न उठाता है, किस टॉपिक पे उठाता है, ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें, सबसे पहले हम समझते हैं कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। आपको 3 से 4 ऐसी पॉइंट, आपको 3 से 4 ऐसी मेजर पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, तब जा करके आप ट्रांसलेट कर पाओगे प्रॉपर, यानी आप कुछ बना के भी लिख पाओगे। यानी आपको नहीं भी आ रहा, अगर आपको अच्छे से नहीं भी आ रहा ट्रांसलेट करने, तो भी ये ट्रिक यूज कर दोगे तो आपको प्रॉपर, तो आपको 7 में से 6 नंबर तो आराम से दे देगा। और अगर थोड़ा राइटिंग अच्छा कर दिए, सही से लिख दिए, तो आपको पूरा पूरा मार्क्स भी मिल सकता है। तो आप सबसे पहले करना क्या है, देखिए इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ यूजेस आपको हर हालत में पता होने चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बहुत यूज होता है। समझ आई मेरी बातें? जैसे वाज वेयर का यूज होना, हैव हैज का यूज होना, हैड का यूज होना, द, अस, एज, ऑफ, टू, विल, शैल, विल बी, शैल बी, इससे रिलेटेड बहुत सारे यूजेस होते हैं। सबसे पहले आपको यूजेस तैयार होने चाहिए। यूजेस तैयार होने के बाद आप सोचो, जब आपको ट्रांसलेट वहां दिया जाता है तो क्या आपको उस समय प्रेजेंट की चीजें दी जाएंगी? नहीं ना, वहां पे प्रेजेंट की चीजें नहीं दी जाती है। या तो कोई हिस्ट्री उठा के दे देगा, हिस्ट्री मतलब समझ रहे हो, कोई इतिहास में घटी हुई घटना को थोड़ा सा एक पैराग्राफ बना करके दे देगा उसे लिखने के लिए, जैसे गांधी जी पे दे दिया, सुभाष चंद्र बोस पे दे दिया। समझ रहे हो मेरी बातें? कुछ इस तरह से किसी घटनाक्रम पे दे देगा, तो घटनाक्रम कहाँ चला गया, भूतकाल में, भूतकाल यानी पास्ट में। तो आप पास्ट टेंस को बस अच्छे से क्लियर रखो, पास्ट टेंस को जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस करो। पास्ट टेंस में किस तरह के नियम, किस तरह के रूल्स लग रहे हैं, किस तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं, किस तरह के सेंटेंसेस यूज कर रहा है। समझ आई मेरी बातें? जैसे यहाँ वाज वेयर मैंने लिखा है, क्या है, पास्ट टेंस में देखने को मिलेगा ये सारी चीजें। समझ आई मेरी बातें? तो आप पास्ट टेंस के बारे में जानो। अब दूसरा क्या पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, दूसरा आपको भविष्य के बारे में पूछता है। कहता है कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो देश के लिए 4 अच्छे कदम क्या उठाते, ऐसे करके होता है ना। तो इस तरह से कुछ लिख देगा कि हम ऐसे ऐसे करते, हिंदी में कुछ लिखा होता। ठीक है, तो भविष्य की बातें कर रहा है, समझ रहे हो, भविष्य की बातें करने लगता है। तो भविष्य की बातें अगर कर रहा है तो किसमें चले गए, फ्यूचर में। तो आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से क्लियर हो या ना हो, आप पास्ट टेंस पे आप पकड़ बना लो और फ्यूचर टेंस पे आप पकड़ बना लो। और कुछ आपको क्या आने चाहिए,
कुछ आपको यूजेस आने चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे बड़ा ट्रिक क्या है कि जब भी आप हिंदी लिखा हुआ देखो तो उसकी कोशिश, हिंदी लिखा हुआ जब देख रहे हो तो याद रखो उसका सब्जेक्ट भर पकड़ लेना, सब्जेक्ट भर पहचान लेना। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता कौन है, कर्ता मतलब समझो किसके द्वारा किया जा रहा है। सब्जेक्ट अगर पहचान गए तो आपका काम हो जाएगा। हिंदी का अंग्रेजी ज्यादातर बैक साइड से बनता है, पीछे से, आप आजमा के भी देख लेना। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर लिखा है मेरा भाई खाना खा रहा है, तो मेरा भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यानी ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप पहले लिखो, फिर उसके बाद पीछे से लिखते आओ। जैसे सब्जेक्ट का क्या हो गया, मेरा भाई, मेरा भाई यानी माई ब्रदर, माई ब्रदर, क्लियर हुआ। अब है का अंग्रेजी क्या होगा, इज होगा। एक आदमी है अकेला तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें। तो माई ब्रदर इज। अब यहाँ पे खाना, खाना का क्या होता है, इट, इट हो गया। रहा का क्या होता है, तो रहा का अंग्रेजी क्या होता है, आई एन जी। तो ये रहा जिसके भी पीछे रहेगा उसके साथ आई एन जी ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। फिर क्या हो जाएगा, खाना का हो जाएगा फूड। तो मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इतना इजी आपको थोड़ी ना देगा वहाँ ट्रांसलेट, आप 6-7 में थोड़ी ना हो, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि कभी भी हिंदी आपको वहाँ दिया रहेगा, जब भी आपको हिंदी वहाँ दिया रहेगा तो आप उसे बैक साइड से करने की कोशिश करो, ठीक है। और बस आप 3 चीज ध्यान रखो। पहले कि हिंदी को आपको उल्टा से चलना है अंग्रेजी बनाते हुए, हिंदी का उल्टा से चलना है अंग्रेजी बनाते हुए। और दूसरा चीज कि जो भी हिंदी वर्ड लिखा है वो या तो आपको पास्ट टेंस की बात कर रहा होगा या तो फ्यूचर टेंस की बात कर रहा होगा, आप खुद देख लेना है कि ना हो तो, या तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, मास्टर माइंड होगा, तो आप उठा करके कुछ डेमो के तौर पे देख भी सकते हो, ठीक है। वही दिखेगा, बात मानो आप, हम लोग एनालाइज करके ही बताते हैं, ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारते। समझ आई मेरी बातें। बस आप यूजेस अच्छे से तैयार कर लो, यूजेस, बस आप यूजेस को अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद क्या कहते हैं कुछ, उसके बाद पास्ट और फ्यूचर टेंस के ऊपर पकड़ बना लो और हिंदी को बैक साइड से लिखने की प्रैक्टिस कर लो। 5-6-7 पैराग्राफ, 5-6-7 पैराग्राफ बस देख लो जो आपके क्वेश्चन बैंक में है, जो 2024 में, 2023 में, 2025 में पूछे गए हैं। समझ है मेरी बातें। उतना बस कर लोगे तो आपको ट्रांसलेट करने आ जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं। आप खुद सोच के देखो, रटोगे तो आपको रटने में जितना समय लगेगा उतने समय में तब तक आप इस ट्रिक का अप्लाई कर सकते हो, तब तक इस ट्रिक को आप अच्छे से सीख भी जाओगे। समझ आई मेरी बातें। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है, ठीक है, जितनी भी बातें बताई है वो सारी चीजें आपको बहुत काम देगी। चाहे वो एंटोनिम की बातें बताई हो, चाहे सिनोनिम की बातें बताई हो, चाहे आपका होमोफोन्स हो, चाहे आपका ट्रांसलेशन हो, ठीक है। तो एक ग्रामर की वीडियो आपको बहुत मदद करेगी, ठीक है। इसके बाद एक ग्रामर का और वीडियो लाऊंगा, जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार पढ़ रहे हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक धमाकेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।